हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बेसिकली हेड ऑफ इनकम का मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हेड ऑफ इनकम में 5 तरीके की हेड पे कन्वर्ट किया गया है। 5 हेड है। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। इन 5 हेड से किसी भी एक इंडिविजुअल या किसी एक एसएससी को इनकम हो सकती है। तो जिसमें सैलरी हो गया था, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। अब है हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम क्या होती है? फर्स्टली आते हैं बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब है ट्रेड से, बिजनेस का मतलब है कॉमर्स से, बिजनेस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग से और बिजनेस का मतलब है एडवेंचर से। ये सारी की सारी इनकम हमारी बिजनेस की इनकम में शामिल होती है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब है जब हम सेल और परचेज करते हैं गुड्स का, वो हमारा ट्रेड है। अगर हम सेल परचेज कर रहे हैं, सेल परचेज ऑफ गुड्स, तो वो हमारा ट्रेड में आ जाएगा। कॉमर्स में क्या है? कॉमर्स में जैसे बैंक, इंश्योरेंस, इसके अलावा इंश्योरेंस की एक्टिविटीज हो गई, इसके अलावा रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, इसके अलावा टेलीफोन हो गया। इस तरीके की जो है वो सब कॉमर्स में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? जब कोई हम रॉ मटेरियल बनाते हैं और इसको फैक्ट्री में बना के कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश गुड्स में, तो ये सारा बिजनेस ही है हमारा। और एडवेंचर का मतलब हमारा है इसके अलावा अदर्स, जिसमें हम बेसिकली ये भी बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसमें सेल और परचेज विद विद ए एम, किसी एक उद्देश्य के लिए। चलिए, इसके अलावा अब हम आते हैं प्रोफेशन की इनकम में। प्रोफेशन की इनकम में कौन सी इनकम शामिल है? पहले तो हमें ये क्योंकि पता होना चाहिए बिजनेस की इनकम होती कौन कौन सी है, प्रोफेशन की इनकम कौन कौन सी होती है। प्रोफेशन की इनकम में देखिए, प्रोफेशन की इनकम कौन सी है? प्रोफेशन इनकम, प्रोफेशनली वर्क आप लोगों को भी पता है, जैसे एडवोकेट का काम हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आर्किटेक्ट। देखा आपने बहुत जगह पे एडवोकेट का लगा रहता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है, कंपनी सेक्रेटरी का ऑफिस होता है, आर्किटेक्ट भी अपना प्रोफेशनली काम करते हैं। तो इन सब की होने वाली इनकम हमारी प्रोफेशन की इनकम में आती है। एक बिजनेस की इनकम है, छोटे छोटे से व्यापारी आपने देखेंगे कि एक परचून की शॉप भी खुली हुई है, मॉल भी है। तो ये सब बिजनेस की इनकम में है। परचून की शॉप से लेकर छोटे व्यापारियों को होने वाली इनकम, ये सारी की सारी बिजनेस में, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो। कुछ इसी बिजनेस की इनकम को कंपनी के रूप में, वो भी बिजनेस की इनकम में देखा जाए तो। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल को होने वाली बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम की। चलिए, अब आते हैं हम कौन कौन सी इनकम बिजनेस की इनकम में हमारी शामिल नहीं होती है। पहले तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे जितने भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे बिजनेस बिजनेस की इनकम में शामिल होंगे ही। तो इसकी बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारी। ये सब रफ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सीधे कंप्यूटेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ स्पेशल सेक्शंस हैं हमारे बिजनेस की इनकम के। तो देखिए कौन कौन सी इनकम शामिल नहीं होती है। तो इसको चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो देख लीजिए ऐसे ही। इनकम नॉट टैक्सेबल, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। कौन कौन सी इनकम? जैसे पता आपको भी, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में होने वाली इनकम बिजनेस की इनकम नहीं है, लेकिन
मैंने जब हाउस प्रॉपर्टी आपको बताया था तो मैंने बताया था कि अगर कोई पर्सन अपने ही घर को किराए पर उठाया है तो उसकी इनकम होने वाली बिजनेस की है। पर्पस चाहे कुछ भी हो, चाहे उसने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उठाया हो, सॉरी, अगर कोई अगर कोई पर्सन जिसने अपने मकान को किराए पर उठाया हुआ है, उसकी होने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। पर्पस चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बिजनेस का पर्पस हो और चाहे वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसको अगर किराए की इनकम हो रही है तो वो उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। लेकिन अगर वो कोई पर्सन अपनी ही घर के बाहर एक शॉप खोले हुए है तो उसकी इनकम वो बिजनेस की इनकम में शामिल हो जाएगी, उस ओनर की इनकम। तो वहां पे हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगी। अच्छा, दूसरा क्या है, तो ये इनकम फ्रॉम एचपी हमारी शामिल नहीं होती है। इसके अलावा क्या, इनकम फ्रॉम शेयर्स एंड डिविडेंड। इनकम फ्रॉम शेयर्स एंड डिविडेंड, कुछ लोग समझते हैं कि शेयर से अगर हमें कोई इनकम हो रही है, हम शेयर्स को बेच रहे हैं, खरीद, तो हमारी वो जो है बिजनेस की इनकम है। ऐसा नहीं है। शेयर्स को बेचने पर कैपिटल गेन की इनकम होती है, ये आपको पता है। डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होता है हमारा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हमारा बिजनेस का पार्ट नहीं है। हम लॉटरी पे रेगुलर बेसिस पे नहीं जीतते हैं और ना ही हमने बिजनेस करने के लिए वो चीज लॉटरी पे हम लोग ने पैसा लगाया है। कैजुअल इनकम होती है लॉटरी की इनकम, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारी टैक्सेबल होती है। इंटरेस्ट ऑन, चौथा है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन कौन सा, और चाहे कंपनसेशन ही खाली लिख लीजिए, इनहेंस या इनिशियल जो भी हो। तो ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। अगर हमें इंटरेस्ट उसमें मिलता है तो वो, क्योंकि कंपनसेशन का मतलब क्या है कि हम लोगों ने, हमें कंपनसेशन के लिए हम लोगों ने कोर्ट में किसी चीज के लिए किया था कि हमें प्रॉपर्टी में सेल में कम पैसा मिला है, तो गवर्नमेंट ने कोई हमारी प्रॉपर्टी ले ली है और उसमें हमें कम पैसा मिला है, उसकी जगह पे हमें थोड़ा सा और पैसा चाहिए, या हमें मार्केट वैल्यू से कम पैसा मिला है, तो कोर्ट डिसीजन लेती है और उसके बदले हमें इनहेंस कंपनसेशन देती है, या आप लोगों ने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनहेंस कंपनसेशन जो मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। लेकिन उसमें अगर हमें जब इनहेंस कंपनसेशन मिले तो हम उसमें अगर इंटरेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत देर तक हमारा पैसा बहुत देर से मिला है, तो अगर उसमें हमें इंटरेस्ट मिला है किसी भी कंपनसेशन में, तो अ, वो पैसा इंटरेस्ट का हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होगा। सॉरी, बिजनेस में प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा। चलिए, तो ये कुछ इनकम्स मैंने आपको लिखी है। इसी तरीके से बहुत सारी और भी इनकम्स है जो हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी कौन कौन सी इनकम बेसिकली बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल है, हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। टैक्सेबल इनकम अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। टैक्सेबल इनकम देखिए कौन कौन सी है हमारी। टैक्सेबल इनकम में पहला है प्रॉफिट फ्रॉम, या प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये तो पता ही है कि प्रॉफिट अगर हमें बिजनेस से या प्रोफेशन से, तब वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड। कंपनसेशन का जो अमाउंट हो हमें मिलता है एजेंसी से, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का मतलब है अगर एजेंसी हमारी खत्म हो जाती है तो।
तो वो भी हमारा बिजनेस की ही इनकम हमारी, ये टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की हमारी अगर इनकम है तो वो भी हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाएगी। इसके अलावा इनकम फ्रॉम या इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, चौथा अमाउंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन एंड इंटरेस्ट received to sorry received to a partner, received to a partner। ये क्या है? पार्टनर, फर्म का लेक्चर, ठीक है। ये पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को मिलने वाला सैलरी, बोनस और कमीशन। ये तो आपको ही पता है, सैलरी बोनस एंड कमीशन पार्टनरशिप फर्म में मिलता है, तो इसे रेमुनरेशन कहते हैं। रेमुनरेशन मिलता है अगर, वो रेमुनरेशन की इनकम हमारी इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी। जो वहां पे पार्टनर्स को मिलने वाला जो उसका प्रॉफिट का पार्ट है वो पार्टनरशिप में टैक्सेबल होगा। उनको इंडिविजुअल होने वाला प्रॉफिट का पार्ट टैक्सेबल नहीं है, लेकिन उनको मिलने वाली सैलरी, बोनस और कमीशन का पार्ट यहाँ पे टैक्सेबल है। स्पेकुलेशन प्रॉफिट, स्पेकुलेशन प्रॉफिट का पार्ट हमारे जो है इस हेड में टैक्सेबल होगा। स्पेकुलेशन प्रॉफिट अगर हमें होता है तो यहाँ पे इस हेड में टैक्सेबल है। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल या फिर परचेज, इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट में अगर इन्वेस्टमेंट को सेल या परचेज करने पे हमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल है। इसके अलावा अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन भी यहाँ पे टैक्सेबल है। प्राइजेस टू प्रोफेशनल, टू प्रोफेशनल प्लेयर, प्रोफेशनल प्लेयर को मिलने वाला प्राइस, प्राइस की इनकम बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनली प्लेयर है तो उसको मिलने वाला प्राइस उसके प्रोफेशन की इनकम में शामिल होगा। ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है, प्रोफेशन की इनकम में यहाँ पे शामिल होगा, ना कि उसकी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। इसके अलावा भी और भी इनकम्स हैं। कोई इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्लॉट, वो प्लॉट्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट है। इनकम फ्रॉम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एक और लाइन लिख लेते चाहे तो, इनकम फ्रॉम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की इनकम भी हमारी इनकम फ्रॉम
बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट है। इस तरीके से और भी बहुत सारी इनकम्स हैं जो हमारी यहाँ पे टैक्सेबल होंगी। अब आते हैं हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैसे इनकम की कंप्यूटेशन की जाती है। बेसिकली अगर हमारा देखिएगा ध्यान से, अगर हमारी बिजनेस की इनकम है, अगर हमारी बिजनेस की इनकम है तो फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर हमारा प्रोफेशन की इनकम है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमें दिया होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली हर एक कोई भी बिजनेस जो व्यक्ति कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना लेता है। उसमें वो ये नहीं देखता है कि कौन से खर्चे हमारे बिजनेस में शामिल होने चाहिए या फिर बिजनेस में शामिल नहीं होने चाहिए। तो सारी की सारी इनकम को बिजनेस की इनकम में ऐड कर देता है और अपना प्रॉफिट बता देता है कि हमें इतना। हमें जो बिजनेस की इनकम है उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस के खर्चों को अलाउड या डिसअलाउड करके अपना सही बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होता है, जो बेसिकली जिस प्रॉफिट पर उस एसएससी को टैक्स देना होता है। सेम यही चीज प्रोफेशन की इनकम में भी। तो बिजनेस की इनकम के लिए एक फॉर्मेट है, चलिए उस फॉर्मेट को बनाते हैं। और बहुत बड़ा नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे हमें सिर्फ खर्चों को ध्यान में रखना है, क्योंकि सारे के सारे खर्चे उसकी एक लिस्ट भी है। तो पहले तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर उसके खर्चों की बात को समझते हैं। वो ये खर्चे किस तरीके से हम अलाउड या डिसअलाउड करेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, खर्चे थोड़े से लिस्ट लंबी है लेकिन उसको रटिएगा नहीं, समझने की कोशिश कर, कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एज पर पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट या लॉस एज पर पीएनएल अकाउंट को हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें उस बिजनेस, उस एसएससी के बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस उसने हमें बना के दिया था, उसमें नेट प्रॉफिट कितने का है हम सब फर्स्टली तो उसको लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करेंगे क्या? ऐड करेंगे ऐसे खर्चे जो हम लोगों ने गलती से या ना ध्यान देते हुए या जिसके बारे में हमें नहीं पता है, ऐसे खर्चे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और उन खर्चों को हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमने दिखा दिया है। ऐसे खर्चों को हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेकिन जो खर्चे हमारे डेबिट हो चुके हैं, डेबिटेड इनटू पीएनएल अकाउंट। disallowed expenses which are debited into P&L account या but debited into P&L account की हेडिंग में हम लोग उन खर्चों को लिखेंगे। उन खर्चों में कौन कौन से ऐसे खर्चे, कौन कौन से ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो हम लोगों के बिजनेस रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लेते हैं हमने किसी दूसरे हेड के खर्चों को ले लिया है, जैसे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्स का उसने अपने मकान का किराया या म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट अब उसने अपने डेबिट साइड में दिखा दिया है।
तो बेसिकली जो म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट है वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम छूट लेते हैं, तो इसीलिए उस खर्चे को यहाँ नहीं दिखा सकते, वो भी खर्चा हमारा डिसअलाउड है। इसके अलावा उसने अपने पर्सनल खर्चों को दिखा दिया, वो भी हमारा डिसअलाउड है। मान लेते हैं रजिस्ट्री, उसने कोई मकान बेचा या अपनी कोई एसेट्स बेची, उससे रिलेटेड कोई खर्चा उसने डेबिट साइड में दिखा दिया, वो भी हमारा डिसअलाउड है क्योंकि वो कैपिटल गेन से रिलेटेड है। अदर हेड के जितने भी खर्चे हैं, अगर उसने उन खर्चों को डेबिट में दिखाया हुआ है तो वो खर्चे हमारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, और अगर वो डेबिट किए हैं उसने तो उन खर्चों को हम ऐड बैक करेंगे। इसका रीजन ये है ऐड बैक करने का, क्योंकि अगर हम उन खर्चों को नहीं दिखाएंगे, अगर हमने उन खर्चों को नहीं दिखाया होता तो हमारा डेबिट साइड का टोटल कम होता, और डेबिट साइड का टोटल कम होता तो हमारा नेट प्रॉफिट उतने से इंक्रीज हो जाता। इसीलिए हम डायरेक्टली उन खर्चों को वहाँ पे सही ना करके हम यहाँ पे अपने नेट प्रॉफिट को उतनी ही अमाउंट से हम बढ़ा दे रहे हैं जितने अमाउंट से हम लोगों ने वहाँ पे डेबिट साइड में अपने खर्चों को ज़्यादा दिखा दिया था। तो कुछ खर्चों को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। जैसे पहला है, पहला है हमारा जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर हमने पर्सनल खर्चों को हम लोगों ने डेबिट कर दिया तो हमें इसको डिसअलाउड करना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स है, क्योंकि इनकम टैक्स हम पहले से नहीं दिखा सकते हैं। इनकम टैक्स का प्रोविजन ये कहता है कि इनकम टैक्स तो कंप्यूटेशन के बाद में ही इनकम टैक्स कैलकुलेट, वो इनकम टैक्स का पेमेंट होगा। तो फर्स्टली हम इनकम टैक्स को डिसअलाउड यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स को भी हम बेसिकली अब तो नहीं है, या वेल्थ टैक्स की जगह पे हम और भी टैक्सेस, कोई भी हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है हम उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा चैरिटी हो गई, चैरिटी हो गई, डोनेशन हो गया। चैरिटी डोनेशन इसलिए कि आपको पता है कि जो डोनेशन का पार्ट होता है वो हमारा 80G में डिडक्शन का पार्ट होता है। इसीलिए ऐसे डोनेशन जो बेसिकली हमारे बिजनेस रिलेटेड नहीं है, या कोई भी बिजनेस का डोनेशन है ही नहीं, कोई एक बिजनेस व्यापार मंडल में भी डोनेशन होता है वो अलाउड होता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा डोनेशन जो 80G में या 80GG, GGA, GGB में है, तो ये सारी डोनेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट नहीं है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा डिसअलाउड होता है। रिजर्व, एंड प्रोविजंस, प्रोविजंस या फिर रिजर्व, अगर हमने किसी भी खर्चे के लिए कोई प्रोविजन बनाए या फिर हमने कोई रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे एंट्री करी है, तो ऐसे खर्चे हमारे एक्चुअल खर्चे नहीं है, तो इसीलिए इन खर्चों को हम यहाँ पे डिसअलाउड कर देंगे। फिर इसके अलावा डेप्रिसिएशन है हमारा। डेप्रिसिएशन तो बिजनेस का खर्चा होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिसअलाउड करते हैं। क्यों? फर्स्टली डिसअलाउड करते हैं, बाद में फिर से अलाउड कर देते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो डेप्रिसिएशन है ये एज पर कंपनी एक्ट के थ्रू लगाया गया है। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से लगाया गया है, कि जो बेसिकली फाइनेंशियल में हम एंट्री करते हैं। हमें यहाँ पे इनकम टैक्स के प्रोविजंस को ध्यान में रखना है, तो हमें जो डेप्रिसिएशन हम जो अलाउड करेंगे वो हमारा अलाउड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 19 सॉरी एज पर इनकम टैक्स के प्रोविजन, हमारे एज पर इनकम टैक्स में सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग हमारा डेप्रिसिएशन क्रिएट होना चाहिए। फिर इसके अलावा इसके बाद और खर्चे हैं, जैसे गिफ्ट्स हो गया, हम लोगों ने कोई हमें पर्सनल गिफ्ट्स मिला है या प्रेजेंट्स मिला है, तो इन गिफ्ट्स को भी हम यहाँ पे डिसअलाउड करेंगे। इसके अलावा ऑडिट फीस हो गई,
ऑडिट फीस हो गई, या कंपनसेशन हो गया, सॉरी कमीशन हो गया, या ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, रॉयल्टी। अगर इन सारे खर्चों में हमारा, या फीस हो गया, अगर इन सारे खर्चों में हमारा टीडीएस नहीं कटा है, तो इन इन सारे खर्चों को हम यहाँ पे डिसअलाउट करेंगे। फिर इसके अलावा कैश का पेमेंट होता है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस का एक प्रोविजन है, जहाँ पे हमें ये कहा गया है कि अगर 10,000 से ज़्यादा का ऊपर का कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है, 10,000 से ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन मोर देन 10,000 है, तो उस केस में वो डिसअलाउड हो जाएगा पूरा का पूरा। मतलब बैंक के थ्रू या बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू होना चाहिए। और अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो उस केस में कैश हमारा ट्रांजेक्शन 35,000 से ऊपर का होना चाहिए। तो ये, वरना फिर ये सब डिसअलाउड हो जाएगा। इस तरीके से कुछ मैंने खर्चे लिखे हैं समझाने के लिए। इस तरीके से इन सारे खर्चों को हम यहाँ पे डिसअलाउड करते हैं। मतलब यहाँ पे यही है कि खर्चों को डिसअलाउड करने का, क्योंकि इन खर्चों से हमारा डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, तो इन खर्चों को हम हटा के सीधे हम अपने प्रॉफिट में जोड़ देंगे, तो हमारा प्रॉफिट उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा जितने अमाउंट से हम लोगों ने डेबिट साइड में ज़्यादा खर्चे दिखा दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। और भी चीज़ें ऐड होती हैं, लेकिन सारे खर्चों को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। बुक्स में प्रोविजंस दिए हुए हैं, आप बुक से भी पढ़िएगा। फिर टोटल, ये तो हम लोगों ने डिसअलाउड की एक लाइन लिखी। फिर इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं। ऐड क्या करेंगे, खर्चों में और क्या ऐड किया जा सकता है। खर्चों में इनकम है, खर्चों के अलावा हम ऐड और क्या कर सकते हैं, अलाउड इनकम। अलाउड इनकम which are not credited into P&L account, हमारी अलाउड इनकम है जिसको हम लोगों ने क्रेडिट साइड में नहीं दिखाया है, वो हमारी अलाउड इनकम का पार्ट है। और उस इनकम को हम अब ऐड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट उतने से बढ़ जाएगा। पहले जब हमें एसएससी ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया था, तो वहां पे उसने उस अलाउड इनकम को नहीं दिखाया था। तो बेसिकली क्रेडिट साइड कम था तो प्रॉफिट कम था। बाद में हमें पता चली, तो अब जब हम सही कर रहे हैं तो हमने उस अलाउड इनकम को अब डायरेक्टली हमने अपने प्रॉफिट के पार्ट में जोड़ दिया, तो हमारा प्रॉफिट उतने से बढ़ गया। फिर यहाँ पे हम इसको भी ऐड करके टोटल लिखेंगे। एक एक लाइन को इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें ये सेपरेटली दिखाना है कि डिसअलाउड कौन से हमारी एक्सपेंसेस हैं, अलाउड इनकम कौन सी है। फिर टोटल लिखेंगे। आप एक साथ भी लिख सकते हैं जैसा सही लगे। फिर अब आते हैं लेस पर। लेस क्या है, लेस में हम फर्स्टली तो इनकम, डिसअलाउड इनकम को लेस कर देंगे। डिसअलाउड इनकम, बट क्रेडिटेड इनटू पीएनएल अकाउंट। डिसअलाउड इनकम जो हमारी पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है, अब हम उसको डिसअलाउड, वो हमारी क्योंकि बिजनेस की इनकम नहीं है, तो इसलिए हम उसको डिसअलाउड इनकम वाले हेड पे करके अपने प्रॉफिट से माइनस करेंगे। क्योंकि क्रेडिट साइड को हम उतने से कम करेंगे, क्रेडिट साइड कम होगा तो हमारा प्रॉफिट उतने से कम होगा। जैसे हम लोगों ने मान लेते हैं क्रेडिट साइड में हम लोगों ने दिखा दिया था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, या हाउस प्रॉपर्टी, या
अदर सोर्सेज की कोई इनकम हम लोगों ने दिखा दी थी। तो ये सारी अदर्स हेड की इनकम है जो हम इस वाले हेड पे नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगी। फिर हम लेस करेंगे हम अलाउड expenses but not debited into P&L अकाउंट। हमारे अलाउड एक्सपेंसेस हैं जो हम लोगों ने P&L अकाउंट में नहीं दिखाए थे। अब हम जब उनको दिखाएंगे तो हम उसको यहाँ पे माइनस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसे खर्चे जो हम भूल गए थे दिखाना, बिजनेस से रिलेटेड है या प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो अब हम जब शो करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। ये सारे के सारे खर्चे हमारे, ये जो अलाउड एक्सपेंसेस है ये हमारे नीचे एडजस्टमेंट में दिए होंगे। एक खर्चा और भी इसमें हम माइनस करेंगे यहीं पर ही, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन जो है 32 में इनकम टैक्स जो हमारा डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा उस डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। और भी खर्चे हैं जो हमारे माइनस हो सकते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है तो हम सारे खर्चों को यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं। फिर हम ये जब प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस करने के बाद में ये आ जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस तरीके से हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। सेम इसी तरीके से हम प्रोफेशन की, ये तो बिजनेस की हमने कैलकुलेशन करी है, बेसिकली ये बिजनेस की कैलकुलेशन ही ध्यान रखिएगा, प्रोफेशन की कैलकुलेशन का पार्ट ये नहीं है, लेकिन प्रोफेशन की भी कैलकुलेशन सेम इसी तरीके से ही की जाती है। उसमें भी हमें सेम का मतलब थोड़ा हल्का सा फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, बस हमें वहाँ पे एडमिसिबल एक्सपेंसेस मतलब अलाउड एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना होता है और डिसअलाउड को ध्यान में रखना होता है। मतलब एक्सपेंसेस अलाउड डिसअलाउड को ही बस ध्यान में रखना है, बाकी सेम तरीका यही है हमारा। चलिए अब आते हैं, कुछ हम एडमिसिबल डिडक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, या कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हमारे जो है तो इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमारे इनकी हमें छूट मिल जाती है। अब आते हैं सबसे पहले अलाउड बिजनेस लॉसेस। कौन कौन से हमारे बिजनेस लॉसेस है या एडमिसिबल डिडक्शंस हैं या हमारे कह सकते हैं अलाउड एक्सपेंसेस हैं हमारे। तो अलाउड एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चों की हमें छूट मिल सकती है या कौन कौन से हमारे लॉसेस होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। फिर हम एक्सपेंसेस और डिडक्शंस सब को पढ़े, कौन कौन से हमारे अलाउड एक्सपेंसेस हैं। तो चलिए फर्स्टली हम देख लेते हैं कि अलाउड बिजनेस लॉसेस कौन कौन से हैं। अलाउड बिजनेस लॉसेस, अलाउड बिजनेस लॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जिनकी हमें छूट मिल सकती है या जो हम माइनस कर सकते हैं या हम सेट ऑफ कर सकते हैं। पहला है लॉस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, लॉस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स। सेकंड है हमारा लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ एडवांस।
एडवांस में कुछ पैसा दिया और हम उसको भूल गए तो वो हमारा नुकसान, उसको भी। थर्ड है लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी, गारंटी इन ट्रेड। फोर्थ है हमारा लॉस लॉस ऑफ ट्रेड स्टॉक, ट्रेड स्टॉक है। इसके अलावा लॉस लॉस ऑन सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटी, लॉस ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटी, लॉस ऑन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिजनेस कर लीजिए चाहे तो। अगर आप इन सारे के सारे जितने भी मैं यहाँ पे खर्चे देख लिख मैंने जितने भी यहाँ पे लॉसेस लिखे हैं, अगर आप ध्यान से देखिए वो सारे के सारे लॉसेस जो हमारे बिजनेस के नेचर के हैं, जो हमारे जो हम बिजनेस कर रहे हैं या उसी बिजनेस के नेचर के लॉसेस हैं, उन सारे लॉसेस की हमें यहाँ पे छूट मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा कि केवल अलाउड बिजनेस लॉसेस में वही लॉसेस होंगे जो हमारे बिजनेस के नेचर के लॉसेस हैं, यहाँ पे उन्हीं लॉसेस की छूट मिलेगी। ठीक है, ये कुछ मैंने कुछ लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम अलाउड एक्सपेंसेस की छूट में। कौन कौन से हमारे अलाउड एक्सपेंसेस हो सकते हैं उनको देखें। अलाउड एक्सपेंस, तो अलाउड जो हमारे एक्सपेंसेस है जिनकी हमें छूट मिलेगी वो कौन कौन से सेक्शन हो सकते हैं देखें। तो इसके लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अंडर सेक्शन सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 तक, सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 तक, इन सेक्शंस में हमें अलाउड एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 30 है जैसे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग है। सेक्शन 30 है हमारा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग। सेक्शन बिल्ड इसके अलावा सेक्शन 32 है डेप्रिसिएशन है ऑन टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अलावा हमारा सेक्शन 33 ए बी, सेक्शन 33 ए बी, मैं यहाँ पे वही सेक्शन के बारे में डिटेलिंग बताऊंगा जो सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा टी डेवलपमेंट, टी डेवलपमेंट, फिर से लिखते हैं इसको।
सेक्शन 33A है हमारा टी डेवलपमेंट अकाउंट है हमारा। ये हमारा टी डेवलपमेंट अकाउंट, या कह सकते हैं कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट, या इसको कह सकते हैं हम कॉफी के अलावा रबर डेवलपमेंट अकाउंट, रबर भी है, रबर डेवलपमेंट अकाउंट। ये टीम डेवलपमेंट अकाउंट में जब ये सेक्शन कहता क्या है कि ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई एसएससी है जो बेसिकली हमारा ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कॉफी रबर, टी कॉफी रबर में लगा हुआ है, ग्रोइंग का सेक्शन है ये, जो मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोइंग में लगा हुआ है, टी कॉफी रबर, टी कॉफी और रबर में। तो उस सेक्शन में अगर वो अमाउंट डिपॉजिट करता है या कुछ खर्चा करता है तो उसे यहाँ पे छूट मिलेगी। क्या है डिडक्शन कब मिलेगी? डिडक्शन है कि शर्त पहली तो यही है कि इन सब में लगा हो, दूसरी बात उसने डिपॉजिट किया हो नाबार्ड में। इसके अलावा तो नाबार्ड में अगर वो डिपॉजिट करता है पैसा तो उस नाबार्ड में डिपॉजिट किए हुए पैसे पर उसे छूट मिलेगी। नाबार्ड में एक टी कॉफी रबर का अकाउंट होता है, अगर उसने इस सेक्शन 33AB में छूट लेना चाहता है तो वहां पर उसे इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो छूट कैसे मिलेगी? छूट के लिए डिडक्शन के लिए बोला है इन्होंने। क्वांटम ऑफ डिडक्शन इसमें क्या होगी? इसमें डिडक्शन की मैक्सिमम डिडक्शन या क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगी? देखिए, क्वांटम ऑफ डिडक्शन इसमें होती है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू स्कीम। दूसरा दूसरा क्या है? 40%, 40% ऑफ प्रॉफिट, 40% ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली जो भी हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो भी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसका 40%। और इसके अलावा अमाउंट डिपॉजिट जो हम लोगों ने स्कीम में किया है उस उतना पैसा उन दोनों में, इन दोनों की वैल्यू में विच एवर इज लोअर, उसकी हमें यहाँ पे छूट मिलेगी। सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार बुक में रीड करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। सेक्शन सेक्शन हमारा यहाँ पे है सेक्शन नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं हम, सेक्शन 35। हाँ, सेक्शन 35 में आते हैं। सेक्शन 35, ठीक है। सेक्शन 35 क्या है? सेक्शन 35 है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है जो भी साइंटिफिक रिसर्च में हम लोगों ने अगर कोई खर्चा किया है तो उस खर्चे की छूट हमें यहाँ पे मिलेगी, एक्सपेंसेस की यहाँ पे छूट मिलेगी सेक्शन 35 में। दो तीन तरीके के यहाँ पे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे उसकी हमें यहाँ पे छूट मिलेगी 100% से लेकर 150, 100%, 150%, इस तरीके से यहाँ पे छूट मिलती है। मतलब जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे खर्च किया हुआ है उसके 100% तक की छूट भी, मतलब फुल फुल एक्सपेंसेस की फुल छूट मिलेगी, मतलब अलाउड खर्चे के रूप में। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस हमने किए हैं अगर, तो आउटडोर एक्सपेंसेस किए हैं तो वहां पे हमें जितना हमने खर्चा किया है उसके 150% तक की भी छूट मिलती है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंसेस, या अकॉर्डिंग टू प्रोविजन। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रीड करिएगा बुक में। फिर इसके अलावा हमारा सेक्शन 35A भी है।
सेक्शन 35 ए बी बी। सेक्शन 35 ए बी बी क्या होता है? सेक्शन 35 ए बी बी है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। सेक्शन 35 ए बी बी कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ये सेक्शन 35 ए बी बी। इस सेक्शन में क्या है? इस सेक्शन में बेसिकली अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है टेलीकम्युनिकेशन का, कोई भी हम लोग लाइसेंस, अगर हम लोगों ने कोई टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस कर रहे हैं और हमने उसका लाइसेंस लिया है, तो उस लाइसेंस के कॉस्ट की हमें यहाँ पे छूट मिलती है सेक्शन 35 ए पी बी में। किस तरीके से अलाउड होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर हम यहाँ पे उसकी छूट लेते तो यहाँ पे हमें उस पे लगने वाले डेप्रिसिएशन की छूट यहाँ पे नहीं मिलती है इस सेक्शन में। टेलीकम्युनिकेशन के बाद में, टेलीकम्युनिकेशन के लिए मैं एक लाइन बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। The payment of expenses is to be divided by the total number of year up to the expiry of the license and this amount shall be allowed as a deduction। कहने का मेरा मतलब ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, मान लेते हैं हमने लाइसेंस की कॉस्ट हम लोगों ने, मान लेते हैं लाइसेंस हम लोगों ने लिया, लाइसेंस की कॉस्ट है 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की है। और लाइसेंस का जो ईयर है हमारा, ईयर है हमारा 10 ईयर्स का। अगर हमने 10 साल के लिए लाइसेंस लिया और 10 साल के लिए लाइसेंस की कॉस्ट है 5 लाख रुपए की, तो हमें कैपिटल एक्सपेंसेस के रूप में हर साल जो हम अपने उस अलाउड एक्सपेंसेस के रूप में या अलाउड डिडक्शन या अलाउड एक्सपेंसेस के रूप में जो हम छूट ले सकते हैं, वो हम दिखा सकते हैं 5 लाख अपॉन 10 ईयर्स। मतलब हर साल हमें 50,000 रुपए की छूट मिलेगी अप टू 10 ईयर्स तक। मतलब जितने साल के हमारे लाइसेंस की वैल्यू उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। जितने साल का हमारा लाइसेंस है उसे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसकी हम यहाँ पे छूट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा डेप्रीशिएशन, इस पे लगने वाला डेप्रीशिएशन ये हमारा अलाउड नहीं है, अलाउड खर्चा नहीं है हमारा सेक्शन 35 ए डबल पी में। इसके अलावा और भी सेक्शन है, सेक्शन 35 ए सी है। सेक्शन 35 ए सी जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सेक्शन 35 ए सी, सेक्शन 35 ए सी है हमारा एक्सपेंसेस ऑन अप्रूव्ड, एक्सपेंसेस ऑन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, एक्सपेंसेस ऑन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, ये हमारा सेक्शन 35 ए सी है। इसके अलावा सेक्शन 35 ए डी, सेक्शन 35 ए डी हमारा एक्सपेंसेस या डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ expenses on specified business, स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड जो हमारा डायरेक्शन मिलेगी वो हमें सेक्शन 35 एडी में मिलेगी। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं? फर्स्टली तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस जैसे सेटिंग अप, सेटिंग अप ए कोल्ड चेन फैसिलिटी, सेटिंग अप ए कोल्ड चेन फैसिलिटी। इसके अलावा है ऑपरेटिंग पाइपलाइन नेटवर्क है। इसके अलावा
setting up operating or licensing operating pipeline network। इसके अलावा है हमारा वेयर हाउस फैसिलिटी है, वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड जो हमारी वेयर हाउस फैसिलिटी है उसको भी हम दिखा सकते हैं, वो भी हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस में है। फिर कोई बिल्डिंग और ऑपरेटिंग ए हॉस्पिटल एनीवेयर इन इंडिया प्रोवाइडेड ए हॉस्पिटल मस्ट हैव बेड पेशेंट। हॉस्पिटल या ऑपरेटिंग हॉस्पिटल है, कोई एक हमारी बिल्डिंग है एंड ऑपरेटिंग हॉस्पिटल एनीवेयर इंडिया एनीवेयर इन इंडिया जिसके बेड नॉट लेस देन 100 है, मतलब मोर देन इक्वल टू 100 बेड्स। ये भी हमारा जो है स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है। फिर इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए है डेवलपिंग और बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट है हमारा स्कीम में, वो भी हमारा बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी। बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी अगर मधुमक्खी को पालने का और उससे हनी मतलब शहद निकालने का कोई बिजनेस हो रहा है, वो भी हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है। इन सारे बिजनेस में होने वाले जो भी खर्चा हो रहा है उस खर्चे की हमें यहाँ पे छूट मिलती है सेक्शन 35AD में। कितनी मिलती है? पूरी पूरी 100% की मिलती है। 100% की हमें यहाँ पे डिडक्शन मिलती है सेक्शन 35AD में। और भी स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट और क्योंकि काफ़ी लंबी है, सारे यहाँ पे नहीं लिखाए जा सकते हैं, तो प्लीज़ एक बार बुक में चेक करिएगा सेक्शन 30 वहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस दिया हुआ है। और वहाँ पे आप देखिएगा कि उसमें से कुछ जो है यही वाले जो मैंने लिखवाए हैं यही मिलेंगे आपको। फिर इसके बाद हम और भी सेक्शन है, सेक्शन 35CCA है, डिडक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट फंड, इसको नॉर्मली ऐसे ही पढ़िएगा। सेक्शन 35CCC है जिसमें एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेक्शन 35CCD, सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 35CCD, सेक्शन 35 section 35D, direction in respect of preliminary expenses, preliminary expense। इन खर्चों की छूट हमें सेक्शन 35D में मिलती है। अच्छा, कैसे मिलती है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें मतलब 5 टाइम्स में तो पूरी की पूरी छूट मिलेगी हमें। मान लेते हैं हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमारा बिजनेस रिलेटेड है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा मान लेते हैं 10 लाख रुपए का है, तो इस 10 लाख की छूट हमें एक बार में नहीं मिलेगी। इस 10 लाख की छूट हमें 5 टाइम्स में मतलब 5 टाइम्स में या 5 ईयर्स में हमें छूट मिलेगी।
और हर साल हमें 2 लाख रुपए की हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की छूट हम हर साल दिखा सकते हैं। तो ये जो 10 लाख है ये तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, हर साल हम 2-2 लाख से कम करते जाएंगे तो हमारा बैलेंस शीट में उतना ही कम होता जाएगा। और हर साल 5 ईयर्स में हम इस सारा का सारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के खर्चे को हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। कौन कौन से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं लेकिन बिजनेस से पहले होने वाले खर्चों को हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूड कौन कौन से खर्चे हैं? जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, इसके अलावा हो गया हमारा मार्केट सर्वे हो गया, इसके अलावा हो गया इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई। ये सारी की सारी सर्विसेज का नेचर अगर आप देखें तो नॉर्मली ये सारे के सारे हमारा बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के हैं, जब हमारा बिजनेस का हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का हमारा सर्टिफिकेट मिलने से पहले के खर्च, वो सारे हमारे प्रीमियम एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस हो गई कंपनी की, फीस ऑफ कंपनी, फिर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अगर हमारा है, प्रिंटिंग expenses related to article of association, article of association और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, या और भी कोई ऐसा है जो लीगल है, हमारा बिजनेस रिलेटेड है, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बिजनेस को हम स्टेबल कर रहे हैं, या कमेंसमेंट बिजनेस का कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लेने से पहले जो हमारे प्रिंटिंग के खर्चे हैं, या अदर लीगल एक्सपेंसेस हैं, या फिर इससे रिलेटेड हमारे लीगल एक्सपेंसेस हैं, इस तरीके के जितने भी खर्चे हमारे ये सारे के सारे प्रीमियम एक्सपेंसेस हैं। इनकी छूट हमें सेक्शन 35D में मिलती है। फिलहाल खैर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे आगे के इन खर्चों को, कि और कौन कौन से हमारे खर्चे हैं जो हमारे जिनकी हम यहाँ पे छूट ले सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे अलाउड खर्चों की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अलाउड खर्चे ही हैं। इसको एक बार रिवाइज करिएगा बुक को साथ में रखते हुए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।